अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑसिलेटर पे। यानी कि ऑसिलेटर होता क्या है उसे हम कंपेयर करेंगे अल्टरनेटर से, यानी कि जो हमारा एसी जनरेटर होता है। फिर एम्पलीफायर से कंपेयर करेंगे कि क्या होता है असल में ये ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर अगर हम डिफाइन करेंगे तो अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखी है जो एक ऑसिलेटर का काम देती है। बट पहले हम ऑसिलेटर को डिफाइन करेंगे। यानी कि ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में, यानी कि ये हमें डीसी यानी कि जो डायरेक्ट करंट होता है उसे अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके देता है। बट इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जो ऑसिलेटर होता है जो वो आउटपुट हमें अल्टरनेटिंग करंट देता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि फ्रॉम हर्ट्ज टू गीगा हर्ट्ज, यानी कि कुछ हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज तक हमें ये ऑसिलेटर आउटपुट में अल्टरनेटिंग करंट देता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज देगा आउटपुट में। अगर हम यहां देखेंगे तो इट इज द रिवर्स ऑफ, यानी कि जो हमने डिवाइस पढ़ा था रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस था जो हमें कन्वर्ट करके देता था एसी इंटू डीसी, यानी कि वो अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता था एक डायरेक्ट करंट में। बट जो ऑसिलेटर होता है वो डीसी को ही डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है और हमें एक लार्ज फ्रीक्वेंसी देता है। तो अगर हम देखेंगे तो जो रेक्टिफायर और ऑसिलेटर है दीज आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑसिलेटर है वो ऑसिलेटर और जो रेक्टिफायर है ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी कि दीज आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ऑसिलेटर होता है इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज इन्वर्टर। यानी कि जो ऑसिलेटर होता है इसे हम कह सकते हैं इन्वर्टर, यानी कि जो इन्वर्ट करता है डीसी को इनटू एसी में। तो ये होती है फर्क, यानी कि अगर हम देखेंगे ऑसिलेटर और रेक्टिफायर में। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखेंगे हमारे पास जनरेटर्स होते हैं, यानी कि जो अल्टरनेटर्स होते हैं जिन्हें हम एसी जनरेटर्स कहते हैं। वो एसी जनरेटर्स भी क्या काम करते हैं, वो भी हमें यानी कि बट वो डीसी को नहीं बल्कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। अगर हम यहां लिखेंगे कि जो हमारे पास अल्टरनेटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, तो अल्टरनेटर्स का भी काम यानी कि जो हमारे एसी जनरेटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है। तो अल्टरनेटर्स का भी काम होता है कि वो क्या करते हैं, यानी कि जो एसी जनरेटर्स होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी वो उसे कन्वर्ट करते हैं किस में, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट इसके पास क्या होता है, इसके पास रोटेटिंग यानी कि एक रोटेटिंग डिवाइस होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा आर्मचर होता है, आर्मचर को हम किस में रखते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से वो आर्मचर रोटेट होता है। तो इसे हम रोटेटिंग डिवाइस कहते हैं जो उसकी यानी कि आर्मचर की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग एनर्जी में। बट जो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी अल्टरनेटर से वो स्मॉल होती है, यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी देगा वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू जो हमें ऑसिलेटर देता है। ऑसिलेटर हमें गीगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी देता है बट ये उतनी फ्रीक्वेंसी की आउटपुट नहीं देता है। तो ये होती है फर्क एक अल्टरनेटर और एज वेल एज किसमें होती है, ऑसिलेटर में। इसके बाद अगर हम इस ऑसिलेटर को पढ़ना चाहते हैं तो ऑसिलेटर को पढ़ने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं फीडबैक। यानी कि अगर इस ऑसिलेटर को अच्छे से समझना हो तो इसके लिए हमें एक टर्म की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक होता है कि जब हम आउटपुट से कुछ एनर्जी यानी कि जो हमारा आउटपुट होगा, मान लो हमारे पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस को हम इनपुट दे रहे हैं, इस डिवाइस को हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और यह हमें आउटपुट देता है। अगर हम इस आउटपुट से स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यानी कि इससे वापस लाएंगे और फिर से उसे किस में प्लग कर लेंगे, इनपुट में, यानी कि हमने आउटपुट से स्मॉल एनर्जी लाई और उस स्मॉल एनर्जी को हमने फिर से किस में
फीडबैक किया इनपुट में, तो इसे हम कहते हैं फीडबैक। यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है कि जब हम आउटपुट से, यानी कि जो डिवाइस आउटपुट देगा उससे कुछ एनर्जी वापस लेके आएंगे, उसे फिर से इनपुट में देंगे। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक। तो इस फीडबैक में क्या होता है कि जो इनपुट होता है वो पार्शियल डिपेंडेंट होता है किस पे, आउटपुट पे। यानी कि जो हमारी इनपुट एनर्जी होगी वो पार्शियली डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन आउटपुट एनर्जी। तो वो पार्शियली डिपेंड करती है किस पे, आउटपुट एनर्जी पे। तो जिस वजह से हम इसे, यानी कि जो हमारा आउटपुट होगा उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वी कैन कंट्रोल आउटपुट। कैसे कर सकते हैं इसे कंट्रोल, कि कितना हमें, यानी कि फीडबैक में हम कह रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ एनर्जी हम लाते हैं, स्मॉल एनर्जी, कहां से, आउटपुट से, और उसे फिर से इनपुट में देते हैं। तो इस वजह से जो इनपुट होता है वो पार्शियली डिपेंड होता है आउटपुट पे, कि हमें कितना इनपुट देना है वो हम कहां से लाएंगे, आउटपुट से। हमें कितनी परसेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें 10% देंगे, 20%, 30% आउटपुट किसे देंगे, इनपुट से। तो जो इनपुट होता है वो पार्शियल डिपेंडेंट होता है आउटपुट पे। तो जिस वजह से हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हमें कितना आउटपुट चाहिए तो उतना ही आउटपुट हम इनपुट को वापस फीडबैक में देंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो टाइप्स के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। अगर हम उन दो को पढ़ेंगे, अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक को, तो क्या कहेंगे हम कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, कहां हमें उसकी जरूरत होती है, और नेगेटिव फीडबैक की जरूरत हमें कहां होती है। तो पहले पढ़ेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट होगा, जो हम इनपुट सिग्नल देंगे, यानी कि एम्पलीफायर को देंगे या ऑसिलेटर को देंगे, तो जो हम इनपुट सिग्नल देंगे उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। क्योंकि हमारे पास, अगर मान लो ये हमारी इनपुट सिग्नल थी, जो स्मॉल थी इनपुट सिग्नल, अब हमने यहां फीडबैक से, यानी कि आउटपुट से कुछ सिग्नल, कुछ पोर्शन एनर्जी वापस लाई और इनपुट में दे दी। तो ये था हमारी इनपुट सिग्नल, और जो हमारी आउटपुट सिग्नल होगी उसका एम्पलीट्यूड हम उससे ज्यादा लेंगे, यानी कि इतना। तो जो आउटपुट का थोड़ा पोर्शन हम इस फिर इनपुट को देते हैं। तो यानी कि जब जो हमारी इनपुट सिग्नल होगी, अगर इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड, अगर इस इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, किस वजह से, जो हमने फीडबैक वापस लाया था, यानी कि अगर जो हमारी इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड हुआ इंक्रीज, किस वजह से, जो हमने फीडबैक में वापस लाई थी एनर्जी, स्मॉल एनर्जी जो हमने फीडबैक में उसे दी, उस वजह से अगर इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, ड्यू टू किससे होगा, ड्यू टू सुपरपोजिशन। जो सुपरपोजिशन होगा, क्योंकि वेव सुपरपोजिशन ओबे करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारी इनपुट सिग्नल थी और जो ये आउटपुट सिग्नल थी, इसका कुछ पोर्शन हमने लाया फिर से इनपुट में दे दिया, तो ये वेव और ये वेव आपस में सुपर इंपोज होंगी। जो ही ये सुपर इंपोज हुई, तो जिस वजह से जो इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। अगर क्या इसमें और क्या कहेंगे कि जब सुपरपोजिशन की वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, मगर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारी इनिशियल, यानी कि जो हमारा इनपुट है और जो हम फीडबैक में आउटपुट इसे दे रहे हैं, वो दोनों फेज में होने चाहिए। अगर वो फेज में हुए, यानी कि उनके दरमियान 0 फेज डिफरेंस हो और 360 डिग्रीज की फेज डिफरेंस हो, यानी कि जो हमारे पास सिग्नल है, अगर हम ऐसे सिग्नल लेंगे, या तो ये हमारी इनपुट सिग्नल है और जो हमारी आउटपुट सिग्नल है, अगर दोनों का फेज सेम हुआ, यानी कि 0 पे ये भी 0 थी और आउटपुट भी 0 पे 0 थी, तो तब जाके इस फीडबैक को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। या ऐसा भी अगर इसने, यानी कि जो हमारा आउटपुट था, इसने एक साइकिल कंप्लीट किया था ऑफ 360 डिग्री का, तो फिर से हम कहेंगे कि ये दोनों फेज में है, तो इस फीडबैक को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में होता क्या है कि जो एम्पलीट्यूड होता है इनपुट सिग्नल का, वो इंक्रीज होता है, किस वजह से, सुपरपोजिशन, जो हम आउटपुट से एनर्जी लाते हैं वो और इनपुट एनर्जी, यानी कि आपस में सुपर इंपोज होते हैं, जिस वजह से
उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। बट जो इनपुट सिग्नल और जो आउटपुट सिग्नल हो हमारी, दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 0 होनी चाहिए या 360 डिग्रीज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक में हमें मिलता है एक्सेसिव डिस्टॉर्शन। यानी कि एक्सेसिव डिस्टॉर्शन मीन्स कि ये जो आउटपुट में साउंड देगा इट इज वेरी अनप्लेजेंट। पॉजिटिव फीडबैक की ये डिमेरिट होती है कि जो आउटपुट हमें मिलेगा ड्यू टू दिस फीडबैक वो एक्सेसिव डिस्टॉर्शन करता है। एक्सेसिव डिस्टॉर्शन मीन्स, तो एक्सेसिव डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है कि अनप्लेजेंट साउंड। तो अगर हम ये पॉजिटिव फीडबैक एक एम्पलीफायर को देंगे तो वो हमें अनप्लेजेंट साउंड देगा जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है। बट ये क्या करता है कि जो आउटपुट में हमें पावर होता है उसे इंक्रीज करता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, दैट मीन्स आउटपुट पावर को इंक्रीज करता है इन ए फेज। जो इनपुट और आउटपुट फ्रैक्शन जो हम इसे देंगे वो फेज में होते हैं, जिस वजह से पावर इसका इंक्रीज होता है। तो पावर इंक्रीज की वजह से ये ऑसिलेटर्स में जरूरत पड़ता है। यानी कि पॉजिटिव फीडबैक हम इस ऑसिलेटर में यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि अगर ये एक्सेस डिस्टॉर्शन देता है, अनप्लेजेंट साउंड देता है, तो एम्पलीफायर में हम इसे यूज नहीं कर सकते। बट ये जो है यार, हमें यहाँ मैक्सिमम आउटपुट पावर चाहिए ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो इस वजह से इस ऑसिलेटर में हम कौन सा यूज करेंगे? पॉजिटिव फीडबैक ही यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम इस पॉजिटिव फीडबैक की और एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर को हमें इनपुट देने की जरूरत पड़ती है। बट जो ऑसिलेटर होता है, यानी कि जो ऑसिलेटर फीडबैक में काम करेगा, जब हम इसे फीडबैक वापस देते हैं तो हमें इस इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि एक ऑसिलेटर से हम क्या कर सकते हैं? हम आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट। यानी कि हमें इनपुट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जो आउटपुट मिलेगा उसी से कुछ स्मॉल एनर्जी वापस इसी को देंगे, तो इसे इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमें मैक्सिमम पावर भी आउटपुट में मिलता है। तो जिस वजह से इस ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं दैट इज इट इज एन ऑसिलेटर। तो अगर हम यहाँ एक और फर्क देखेंगे अब किस किस में, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में, यानी कि अभी फीडबैक था, ऐसे ही जो नेगेटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक में इसका, यानी कि जो पॉजिटिव फीडबैक में मैंने पढ़ाया है, नेगेटिव फीडबैक में इसका रिवर्स यानी कि उल्टा होता है सब कुछ। तो अगर हम देखेंगे अब कि जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर और जो हमारा ऑसिलेटर होता है, इन दोनों में कौन सा फर्क होता है अब, यानी कि जो हमारा एम्पलीफायर और ऑसिलेटर है इनमें कौन सा फर्क होता है। तो एम्पलीफायर को अगर हम यानी कि इनपुट देते हैं, यानी कि इसे इनपुट की जरूरत पड़ती है, हमें मिलेगा यहां से आउटपुट, और यहां से हम इसे क्या देते हैं? डीसी पावर सप्लाई, डायरेक्ट करंट की जो पावर सप्लाई होती है इसे देनी पड़ती है। तो तब जाके एक एम्पलीफायर अपना काम करता है। जो मैंने इसे पिछला लेक्चर था एम्पलीफायर में, उसमें अच्छे से पढ़ाया कि इनपुट कैसे देना पड़ता है, आउटपुट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्यों आउटपुट ज्यादा एम्पलीफाइड होता है, और डीसी पावर सप्लाई हम कैसे देते हैं। बट जो हमारा ऑसिलेटर होगा, तो जो ऑसिलेटर है उसमें क्या होता है? ऑसिलेटर में हमें अब इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हमें आउटपुट मिलता है और हमें बस डीसी पावर सप्लाई की जरूरत होती है। कि इसमें डीसी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी हमें, बट कोई इनपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपना इनपुट खुद बनाएगा। क्योंकि जो ये आउटपुट देगा उस आउटपुट को हम फीडबैक करते हैं, वापस देते हैं कुछ एनर्जी, किसमें? इसी ऑसिलेटर में। ये उसी को एज एन आउटपुट को ही यूज करता है एज एन इनपुट, तो हमें इसमें इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये थी डिफरेंस बिटवीन। अभी तक हमने क्या पढ़ाया? अभी तक हमने पढ़ा कि ऑसिलेटर होता क्या है, क्यों हम उसे रिवर्स ऑफ रेक्टिफायर कहते हैं, अल्टरनेटर और ऑसिलेटर में कौन सा फर्क होता है, इसके बाद हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी एक ऑसिलेटर को पढ़ने के लिए, वो होती है फीडबैक। बट कौन सा फीडबैक? इट इज पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो आप याद रखोगे। उसके बाद जो एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में फर्क होता है वो ये है कि ऑसिलेटर में हमें इनपुट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो आउटपुट से ही कुछ फ्रैक्शन इनपुट को हम देते हैं और डीसी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से ये ऑसिलेटर यानी कि एनर्जी क्रिएट, यानी कि इट कन्वर्ट्स द एनर्जी नॉट क्रिएट्स द एनर्जी। तो अब हम जो ऑसिलेटर हमारे सिलेबस में, इट इज कॉमन इमिटर ऑसिलेटर। तो कॉमन इमिटर ऑसिलेटर अब हम यहां से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्यून्ड कलेक्टर कॉमन इमिटर ऑसिलेटर।
तो पहले हम देखेंगे कि क्यों हम इसे कहते हैं ट्यून्ड कलेक्टर, यानी कि जो इसे एक और नाम है दैट इज कॉमन इमिटर ऑसिलेटर भी हम इसे कहते हैं। तो ट्यून्ड हम यहाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक टैंक सर्किट होता है जिसमें हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं, तो इसे हम कहते हैं टैंक सर्किट। जो टैंक सर्किट होता है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, वो कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए ट्यून्ड कलेक्टर, क्योंकि जो टैंक सर्किट है वो कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो हमारी यहाँ इंडक्टर कॉइल है, यानी कि ये कॉइल है, ये कॉइल और यहाँ पे एक और कॉइल L1 है, जिस L1 को हमने बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है। ये दोनों म्यूचुअली कपल में है, यानी कि दे आर म्यूचुअली कपल्ड। ये और ये क्या है, म्यूचुअली कपल्ड। तो म्यूचुअली कपल्ड की वजह से क्या करेंगे, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर का काम देंगी हमारे लिए, यानी कि ये हमारे लिए प्राइमरी और ये सेकेंडरी कॉइल का काम देगी। तो क्योंकि हमने इसे यानी कि जो L2 कॉइल है उसे बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर के साथ ज्वाइन किया है, तो जो आउटपुट होगा वो आउटपुट हम लेंगे इस कॉइल से यानी कि L2 से, तो L2 हमें यहां देगा आउटपुट। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है कि हमारे पास टैंक सर्किट होता है, जो टैंक सर्किट कनेक्टेड होता है कलेक्टर के साथ। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉइल होती है जो L और L1 एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कपल्ड होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का काम देगी हमारे लिए कि जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा या इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगी, और जो हमारे आउटपुट होगा वो हम L2 से लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स होते हैं R1 और R2, इनका काम क्या होता है, यानी कि जो हमारे रेजिस्टर R1 एंड R2 है ये हमारे लिए पोटेंशियल डिवाइडर का यानी कि पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट का काम करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो उससे क्या होगा, यानी कि जो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट होगा उससे क्या होता है कि जो बायाजिंग हम इस ट्रांजिस्टर को देते हैं, यानी कि इमिटर बेस फॉरवर्ड बायाजिंग में हो और कलेक्टर इमिटर, क्योंकि इमिटर इज कॉमन, कलेक्टर इमिटर क्या होगा रिवर्स बायाजिंग में। तो ये क्या करते हैं, यानी कि इस वजह से हमें एक प्रॉपर बायाजिंग मिलती है, यानी कि हम इसे प्रॉपर बायाजिंग कर सकते हैं। तो ये होता है काम R1 और R2 का, क्योंकि एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट बनाते हैं तो जिस वजह से हमें प्रॉपर बायाजिंग मिलती है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक और रेजिस्टर जिसे हम कहते हैं इमिटर रेजिस्टर, यानी कि इमिटर रेजिस्टर। इसका काम क्या होता है, तो जो हमारे पास इमिटर रेजिस्टर होगा वो क्या करेगा इस पूरे प्रोसेस में, वो इस बायाजिंग को स्टेबल बनाता है, यानी कि इमिटर रेजिस्टर का काम होता है कि जो हम बायाजिंग दे रहे हैं उस बायाजिंग को स्टेबल बनाना। क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है उसके तीन रीजन्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, यानी कि कट ऑफ रीजन, सैचुरेटेड रीजन एंड एक्टिव रीजन। तो जो एक्टिव रीजन होता है, यानी कि जो एक्टिव रीजन होगा या एक्टिव पॉइंट जिसे हम कहेंगे जहां पे ट्रांजिस्टर अपना काम करता है, एक्टिव पॉइंट इस वजह से स्टेबल रहता है। किस वजह से, जो इमिटर रेजिस्टर होगा, क्योंकि जब हम इसे वर्किंग यानी कि प्रोसेस में लाएंगे इस ऑसिलेटर को, तो ऑसिलेटर में हीट जनरेट होगी, जिस वजह से क्या होगा कि जिस वजह से बायाजिंग स्टेबल नहीं रहेगी और एक्टिव पॉइंट भी शिफ्ट होता जाएगा। तो क्या होता है उसके लिए हम उस यानी कि जो हीट डेवलप होगी जिस वजह से एक्टिव पॉइंट या बायाजिंग स्टेबल नहीं रहेगी, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, यानी कि इमिटर रेजिस्टर। इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास एक इमिटर बाईपास कैपेसिटर भी होता है, यानी कि जो ये CE है इसे हम कहते हैं इमिटर बाईपास कैपेसिटर। तो इसका काम क्या होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ये ऑसिलेटर है ये हमें आउटपुट में देगा AC। तो जो हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होती है, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू इंटू कैपेसिटेंस। तो ये एक कैपेसिटर अपनी रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि जो हमें आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट के लिए अगर हम देखेंगे DC के लिए, तो DC के लिए जो न्यू होती है वो होती है 0।
तो XC कितना मिलेगा, जो कैपेसिटर उसके लिए रेजिस्टेंस शो करेगा वो इनफाइनाइट होगी। बट जो हम आउटपुट में यानी कि जो ये रेजिस्टर होगा, बाईपास रेजिस्टर जिसे हम कहते हैं इमिटर बाईपास कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होगी वो AC के लिए, क्योंकि AC की फाइनाइट यानी कि फॉर AC अगर हम देखेंगे फॉर AC न्यू इज फाइनाइट, तो जब ये फाइनाइट है तो उस वजह से क्या होगा कि ये फाइनाइट अपोजिशन यानी कि जितनी ये ज्यादा होगी तो उतनी कम क्या होगी, जो ये रेजिस्टेंस होगी कैपेसिटर की वो कम होगी जितनी ज्यादा हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि जो ये इमिटर से करंट आएगा वो सारा करंट पास हो जाएगा इस इमिटर बाईपास कैपेसिटर से। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, जिस वजह से हमें आउटपुट में बहुत एनर्जी मिलेगी। तो इसका मेन प्रोसेस क्या होता है जो इमिटर बाईपास कैपेसिटर का, कि जो करंट इमिटर से आएगा वो पास हो जाएगा इसी कैपेसिटर से, क्योंकि अब वो AC है तो उसके लिए जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम अपोजिशन होगी उस करंट की, तो वो हमें आउटपुट में उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। अब अगर यहाँ ये यानी कि जो ये बाईपास कैपेसिटर है, इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, मान लो अगर हमने इसे हटा दिया है यहाँ से, तो क्या होगा, क्योंकि जो इमिटर से करंट आएगा वो किससे फ्लो होगा, इमिटर रेजिस्टर से। तो इमिटर रेजिस्टर की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो जो आउटपुट हमारी है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि जो हम इनपुट इसे यानी कि जो इमिटर होगा, इमिटर और जो ये बेस है ये इनपुट हम इसे दे रहे हैं, तो जो ये कलेक्टर यानी कि जो ये कॉइल L1 और जो यहाँ से हम इसे इनपुट देंगे इस कैपेसिटर, मतलब L1 से जो ये यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा जिसे हम फीडबैक इसमें करेंगे, तो उसकी यानी कि जो इनपुट है उसकी एफिशिएंसी यानी कि वो आउटपुट पे हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका काम होता है कि जो करंट आएगा वो इसी से पास होके चला जाएगा ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि किसकी, ऑसिलेटर की। इसके अलावा हमारे पास होता है एक और कैपेसिटर, दैट इज C1 कैपेसिटर। तो इस C1 कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये सेम काम देता है R2 के लिए जो बाईपास कैपेसिटर ने RA के लिए की। यानी कि जो कैपेसिटर C1 है ये वही काम करेगा जो बाईपास कैपेसिटर इमिटर रेजिस्टर के लिए करता है। तो ये काम करेगा किसके लिए, R2 के लिए। यानी कि जो इनपुट सिग्नल आएगी यानी कि जो सिग्नल आएगी जो अल्टरनेटिंग होगी वो कहां से पास नहीं होगी, R2 से पास नहीं होगी बल्कि यहां से पास होगी, क्योंकि ये उसके लिए क्या, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम अपोजिशन दिखाएगा, तो जो हमें आउटपुट में ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये होते हैं इसके पार्ट्स, यानी कि अभी हमने ये पार्ट्स पढ़े हैं कि किसका क्या काम होता है इस ऑसिलेटर में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ दिस ऑसिलेटर। तो जो ही हम क्या करेंगे कि अगर हम वर्किंग पढ़ेंगे क्या होगा वर्किंग में, तो इसे हम थोड़े सेटअप्स में पढ़ाएंगे। वर्किंग, तो वर्किंग में सबसे सेटअप नंबर फर्स्ट, जो ही हम की को क्लोज करेंगे, तो की जब हमने की को क्लोज किया, इसे क्लोज कर दो तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो करंट फ्लो होगा तो जो ही कलेक्टर करंट बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कैपेसिटर DC को बुला कर देगा बल्कि AC को वो पास होने देगा। तो जो ही यानी कि जब हम की को क्लोज करेंगे तो IC जो कलेक्टर करंट है यानी कि वो इंक्रीज होगा। जो ही वो इंक्रीज हुआ उस वजह से क्या होगा कि ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। यानी कि मान लो अगर इस प्लेट पे इसे हम यानी कि एरो से डिनोट करते हैं तो वेरिएबल कैपेसिटर है। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, तो जो ही ये फुल्ली चार्ज होगा यानी कि ये अपनी एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारी एनर्जी अब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर की इसने। जो ये फुली चार्ज हुआ तो उसके बाद ये क्या होगा, इसके बाद ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। यानी कि ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ आएंगे और ये ऐसे इसमें अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जो करंट यहाँ पे आया यानी कि ऐसे, अब ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे नेगेटिव, तो जो ही ये इसमें इंडक्टर में करंट होना फ्लो स्टार्ट हुआ, किस वजह से, कैपेसिटर की वजह से वो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो ये चार्ज होगा यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। तो ये अपनी एनर्जी किस फील्ड में स्टोर करेगा, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
उसके बाद क्या होगा, जब ये फुली यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड पीक वैल्यू पे आएगा, और बाय द वे ये एक सिंगल कॉइल है तो करंट को मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं आने देगा, क्योंकि जब इसमें से करंट पास होगा तो करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टार्ट होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसे पीक वैल्यू अटेन नहीं करने देगा, जिसे हम कहते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि जब ये फुली यानी कि इसने सारी एनर्जी अब मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर की, अब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, अब ये प्लेट क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये बनेगा पॉजिटिव। फिर से यानी कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई मैग्नेटिक एनर्जी में, अब मैग्नेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें ऑसिलेशन जनरेट होंगे। तो नंबर 2 हम देखेंगे, पहले हमने क्या किया कि इंक्रीज किया था कलेक्टर करंट को, कलेक्टर करंट की वजह से कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर की वजह से जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर की, और उसने मैग्नेटिक यानी कि उसने फिर करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, तो वो करंट फ्लो हुआ किसमें, इंडक्टर में, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो इस वजह से जब ये इंक्रीज हुआ तो हमें मिल रही है एलसी ऑसिलेशंस। तो एलसी ऑसिलेशंस किस वजह से हमें मिली, टैंक सर्किट की वजह से। तो जो ही हमें एलसी ऑसिलेशंस मिलेंगी, बट ये डैम्प्ड होंगी, यानी कि ये जो ऑसिलेशंस हमें मिलेंगी वो डैम्प्ड होंगी। डैम्प्ड मीन्स कि इनकी जो एम्पलीट्यूड है इन वेव्स की, वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी, यानी कि इसका पहले ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, फिर कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, और एक टाइम पे ये खत्म ही होंगे। तो बट हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें आउटपुट में चाहिए एक कांस्टेंट, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि चाहे वो वोल्टेज हो या चाहे करंट हो या कोई भी सिग्नल हो, तो वो ज्यादा चाहिए हमें। बट ये डैम्प्ड हो रही है, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी अगर हम देखेंगे तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो ये होती है जो फ्रीक्वेंसी होगी इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। तो जो ही ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हुए, क्यों डैम्प्ड हुए, क्योंकि कैपेसिटर अपनी कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा, इंडक्टर पीक वैल्यू पे करंट को नहीं जाने देगा, वो भी अपनी अपोजिशन यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस शो करेंगी, यानी कि अपना रोल प्ले करेंगी, जिस वजह से ये हमें ऑसिलेशंस तो दे रहे हैं ये सर्किट, बट वो ऑसिलेशंस टाइम के साथ साथ डिके हो रही है, यानी कि कम हो रही है। तो अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, कैसे हम इसे इंक्रीज करेंगे, यानी कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, कैसे हम फीडबैक देंगे। तो अब नंबर 3 हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसे फीडबैक देते हैं, आउटपुट की कुछ एनर्जी कैसे हम इनपुट में देते हैं। तो नंबर 3 में हम देखेंगे कि अब कैसे हम यानी कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी का और अनडैम्प्ड हो वो, यानी कि जिनकी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ कम ना हो। तो क्या होता है कि जब नंबर 3 में जो इंडक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो इसमें जो करंट फ्लो हुआ था, इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, वो मैग्नेटिक फील्ड जो ये कॉइल है L1 कॉइल, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर लेगा, यानी कि L1 जो कॉइल है, जो L है एंड L1, तो उनमें क्या हुआ, इसके करंट की जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां L1 में क्या हुआ, इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप हुई। तो वो इंड्यूस्ड वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि किस चीज पे डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में। तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज डिपेंड करेगी ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितने टर्न्स है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगी L1 में। बट L1 को हमने क्या किया है, उसे हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, उसे हमने कनेक्ट किया है बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर के साथ, और जो यहां से मिलेगा वो सारा करंट किससे फ्लो होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो वो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा C1 से, जो पहले ही मैंने कहा था। तो हम आउटपुट, जो हमने आउटपुट ऑब्टेन किया था उसकी कुछ एनर्जी, यानी कि जो हम यहां से आउटपुट ऑब्टेन करेंगे उसकी कुछ एनर्जी हमने किसे वापस दी, वो बेस और इमिटर को, क्योंकि हमें इनपुट देना होता है यहां किसको, बेस और इमिटर को। जो हमारा इनपुट करंट होगा वो बेस करंट होगा, जो आउटपुट करंट होगा वो कलेक्टर करंट होगा ट्रांजिस्टर में। तो क्या किया हमने कि जो यहां पे हमने इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप की, वो इंड्यूस्ड वोल्टेज हमने फिर से वापस दी किसको, एक तो दी बेस को और दूसरी दी किसको, इमिटर को।
तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था जो एम्पलीफायर होता है, जब हम इनपुट सिग्नल यानी कि जो इस वक्त ये हमारे लिए इनपुट अब बन गया जो हमने आउटपुट से ऑब्टेन किया, तो ये था हमारा पहले पॉजिटिव फीडबैक। तो हमने इसे अभी पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो उस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से क्या होगा कि जो इमिटर यानी कि जो हमने इनपुट दिया बेस और इमिटर को, वो हमें मिलेगा कहाँ पे, कलेक्टर पे, क्योंकि ये एम्पलीफायर का काम करेगा यहाँ पे। तो कलेक्टर पे हमें मिलेगा एम्पलीफाइड, यानी कि जो आउटपुट सिग्नल होगी वो एम्पलीफाइड मिलेगी कहाँ पे, हमें कलेक्टर पे। तो क्या किया हमने यहाँ से, जब इंड्यूस्ड वोल्टेज को हमने ज्यादा किया तो इंड्यूस्ड वोल्टेज को हमने किस में दिया, इंड्यूस्ड वोल्टेज वो हमने दी किसे, बेस एंड इमिटर को, यानी कि इन टर्म्स ऑफ है पॉजिटिव फीडबैक हमने उसमें से दी। तो जो ही वो फीड हुएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी जो सिग्नल चाहे करंट होगा या वोल्टेज, वो हमें मिलेगी एम्पलीफाइड। कहां पे मिलेगी, एम्पलीफाइड एट कलेक्टर पे। तो वो जो हमने लॉस हुआ था, यानी कि जो हमारा लॉस हुआ था कहां पे, टैंक सर्किट में, तो वो हमने कहां से कंपेंसेट किया, क्योंकि टैंक सर्किट में हमें मिली थी डैम्प्ड ऑसिलेशंस। हमने क्या किया, हमने इस इनपुट को इंक्रीज किया कि हमने कलेक्टर पे जो हमारा आउटपुट होगा फीडबैक की वजह से हम आउटपुट ऑब्टेन करेंगे कलेक्टर पे, तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो जो हमें लॉस यहां से हुआ था उसे हमने कहां से कंपेंसेट किया, बाय फीडबैक की वजह से। तो क्या हुआ कि जो लॉस यहां पे हुआ था उसे हमने कहां से कंपेंसेट किया, बाय दिस सेटअप से। तो अब क्या मिलेगा हमें, जो आउटपुट में मिलेगा हमें, अब आउटपुट पे मिलेगा अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो इसका जो लॉस कम हुआ था वो हमने फीडबैक की वजह से कंपेंसेट किया, जो हमें कलेक्टर पे मिला, तो इस वजह से हमें मिलेंगी अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो हमें आउटपुट मिलेगा ऐसे, अब अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। अब नंबर 4th सेटअप जो है हमारा, वो क्या है कि जो पॉजिटिव फीडबैक, जो मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारी इनपुट सिग्नल हो और जो हमारी आउटपुट सिग्नल जिसकी एनर्जी हम वापस लाएंगे और इनपुट को देंगे, वो दोनों फेज में होनी चाहिए। तो क्या होगा कि जो ये हमारी कॉइल यानी कि L और L1 जो ट्रांसफार्मर का काम करती है हमारे लिए यहाँ, तो क्या होगा नंबर 4th में, तो फेज शिफ्ट ऑफ कितना, 180 डिग्री कौन इंट्रोड्यूस करेगा, इंट्रोड्यूस्ड बाय L एंड L1, जो हमारे लिए ट्रांसफार्मर का काम करती है बाय ट्रांसफार्म एक्शन। तो ट्रांसफार्म एक्शन यानी कि जो हमारा इनपुट था और जो हमने यहां से आउटपुट दिया, तो ये दोनों एक फेज डिफरेंस देते हैं। वो फेज शिफ्ट होता है कितना, 180 डिग्री का। और दूसरा फेज शिफ्ट कहां से मिलता है, कॉमन इमिटर ऑसिलेटर की वजह से। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि कॉमन इमिटर जो होता है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, वो कितनी फेज डिफरेंस देता है, 180 डिग्री की। क्यों देता है वो हमने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर उसे देखना हो कि क्यों फेज डिफरेंस देता है कॉमन इमिटर, तो उस लेक्चर को अच्छे से देखना। तो क्या होगा, अनदर फेज शिफ्ट कौन इंट्रोड्यूस करेगा, अनदर फेज शिफ्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन करेगा, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। यानी कि जो हमारा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर है जिसका कॉमन है कौन सा, इमिटर, तो ये एक और फेज शिफ्ट देगा 180 डिग्री का। तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हुआ, 180 प्लस 180 दैट इज टोटल फेज शिफ्ट। तो टोटल फेज शिफ्ट हुआ 360 डिग्री का। तो ये थी नंबर 4th, यानी कि वर्किंग, पहले कैसे करंट बनाया था हमने, कैसे LC ऑसिलेशंस बनाई। अब जो फेज शिफ्ट आता है वो कितना आना चाहिए, 360 का और 0 डिग्री का, और हम ऐसा कह सकते हैं 0 डिग्री का। तो वो पहले ही मैंने कहा था कि ये पॉजिटिव फीडबैक होगा।
तो अगर हम देखेंगे अब तो एक वर्किंग भी कंप्लीट हो गई कि एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एसेंशियल कंडीशंस फॉर दिस ऑसिलेटर, या जिन्हें हम कहते हैं बार्कहाउसेन क्राइटेरिया। तो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेटर क्या होते हैं। तो अब आखिर में हम पढ़ेंगे कि एसेंशियल कंडीशंस फॉर मेंटेनिंग ऑसिलेशंस, कि अगर इन ऑसिलेशंस को मेंटेन रखना है तो कौन सी कंडीशंस, और जिन्हें हम कहते हैं बार्कहाउसेन क्राइटेरिया। क्या होता है वो, कि कैसे हम इन ऑसिलेशंस को इस ऑसिलेटर में मेंटेन करके रखेंगे। तो दो कंडीशंस होती है। नंबर फर्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इंटू ए इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होते हैं बीटा, जो बीटा होता है ये होता है फीडबैक रेशो, यानी कि हमने आउटपुट से कितनी फ्रैक्शन लाई थी, यानी कि आउटपुट से कितनी फ्रैक्शन लाई थी जो हमने इनपुट को वापस दे दी, उसे कहते हैं फीडबैक रेशो। और जो ए होता है ये होता है ओपन लूप गेन, यानी कि ओपन लूप गेन क्या होता है कि जब हमने फीडबैक नहीं दिया होगा, मान लो हमारे पास एक डिवाइस है, एक ट्रांजिस्टर है, तो मान लो ये हमारे पास एक डिवाइस है, इसे हमने इनपुट दिया है और ये हमें आउटपुट दे रहा है। अभी हमने कोई फीडबैक वापस नहीं दिया, तो कितना गेन होता है, यानी कि इस गेन को हम कहते हैं ओपन लूप गेन। तो ओपन लूप गेन होता है ए। अब हम क्या करते हैं कि कितनी फ्रैक्शन हम यहां से आउटपुट से किसे देंगे, इनपुट को, तो उसे कहते हैं हम बीटा, यानी कि आउटपुट फीडबैक रेशो की कितना दिया हमने, आउटपुट से कुछ फ्रैक्शंस वो हमने इनपुट को दिए, तो ये होना चाहिए 1 के बराबर। तब जाके हमारी मेंटेन, यानी कि जो हमारी ऑसिलेशंस होंगी वो मेंटेन रहेंगी। और नंबर 2 बार्कहाउसेन क्राइटेरिया नंबर 2 क्या होता है कि जो फेज शिफ्ट हो, फेज शिफ्ट, वो फेज शिफ्ट होना चाहिए कितना, 0 डिग्री का या 360 डिग्री का, या इसका मतलब होता है फेज शिफ्ट का जो 0 या 360 हो, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव फीडबैक हमें पॉजिटिव फीडबैक देना होता है किसमें, ऑसिलेटर में। तो जो नेगेटिव फीडबैक अब हम बताएंगे, वो नेगेटिव फीडबैक हम यूज करते हैं एम्पलीफायर्स में, बट पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत पड़ती है हमें किसमें, ऑसिलेटर्स में। तो ये थे कि अगर हमें इन ऑसिलेशंस को, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस, अल्टरनेटिंग करंट हमें आउटपुट पे मिलता है, तो एसेंशियल कंडीशंस है कि जो हम फीडबैक देंगे वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, या हम फेज शिफ्ट होना चाहिए 0 और 360 का, और जो फीडबैक रेशो, यानी कि अगर हम बीटा टाइम्स अल्फा ये देखेंगे, इट शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो ये था यहाँ तक हमारा ऑसिलेटर, यानी कि किन चीज़ों से बना होता है, किसका क्या काम होता है, कैसे ऑसिलेटर अपनी काम करता है, क्या कैसे आउटपुट पे हमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट देता है, और कैसे इसने इस डीसी को, यानी कि जो हमने डीसी सप्लाई दी थी VCC, यानी कि VCC को कैसे इसने कन्वर्ट किया अल्टरनेटिंग करंट में विथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में कह देना।